इन प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है डमरू बैच में। आज हम लोग ज्योग्राफी का सेट 1, उसके बाद इकोनॉमिक्स का सेट 1 लगाएंगे। ठीक, इससे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ यानी कि पूरा साइंस हो चुका है, मैथ का हो चुका है, 2 सेट हो चुका है, और हिस्ट्री और पॉलिटी का भी हो चुका है। आज ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का लगाएंगे। अगर आपको डमरू बैच के बारे में जानना है तो आप लोग प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, हम प्लेलिस्ट बना देंगे, उसके बाद आप लोग जाकर देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाकर चैनल पर डमरू बैच 2025 के नाम से आप लोग वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। ठीक, वहाँ पे आपको मिल जाएगा सारा वीडियो डमरू बैच का, और उसमें आपको डमरू बैच के बारे में जानकारी भी मिल जाएगा। अभी बस आपको इतना बता देते हैं, अगर आप डमरू बैच पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आपका एक भी परीक्षा में प्रश्न नहीं छूटेगा। पूरा 2 नंबर वाला प्रश्न, 5 नंबर वाला प्रश्न पूरा सब क्लियर हो जाएगा। और 1 नंबर वाला अलग ऑब्जेक्टिव तो चल भी करता है। ऑब्जेक्टिव आप कहीं से भी कर सकते हैं, हमसे भी पढ़ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव चलते रहता है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। 1 मिनट का हमारा इंट्रो हो गया, अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लौह अयस्क के प्रकारों का नाम बताइए। ठीक, तो लिखेंगे लौह अयस्क के मुख्य प्रकार निम्नलिखित है। पहला है हेमाटाइट, दूसरा है मैग्नेटाइट, तीसरा है लिमोनाइट, चौथा क्या है साइडेराइट। साइडेराइट के बारे में मत लिखिएगा, क्या कि बुक में इसके बारे में चर्चा नहीं है, बस ये 3 को लिखिएगा। ठीक, तो आपको पूरा 2 नंबर मिल जाएगा। ऐसे लिखिएगा, लौह अयस्क के प्रकारों का नाम लिखिए। 2 नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितना भी प्रश्न बता रहे हैं सभी महत्वपूर्ण ही है। ठीक, कोई फालतू का प्रश्न नहीं है, या तो परीक्षा में पूछा गया या तो आएगा परीक्षा में, इतना कंफर्म रखिएगा। मॉडल पेपर में अभी आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए, लौह अयस्क के प्रकारों का नाम बताइए। तो लिखिएगा लौह अयस्क के निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला हेमाटाइट, उसके बाद लिखिएगा हेमाटाइट लौह अयस्क का एक प्रकार है, काफ़ी महत्वपूर्ण। ठीक, दूसरा लिखिएगा मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट भी एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क का प्रकार है। ठीक, अब फिर तीसरा लिखिएगा लिमोनाइट, लिमोनाइट लोहा का एक प्रमुख अयस्क है। इस प्रकार से लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। ठीक, ताकि 3 को लिखेंगे 2 नंबर तो देना ही पड़ेगा कम से कम। चलिए, अगला है मृदु जल क्या है। तो लिखेंगे मृदु जल वह जल है जिसमें खनिज और लवण जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा बहुत कम होती है। यह आसानी से झाग बनाता है और घरेलू उपयोग के लिए उपयुक्त होता है। जो हम लोग मेरे घर में हम लोग पीते हैं, जो उसे क्या कहते हैं, मृदु जल। ठीक, मृदु जल होता है जो हम लोग घरेलू काज में उपयोग करते हैं, जिसे बर्तन धोते हैं, स्नान करते हैं, पानी पीते हैं, सब क्या होता है, मृदु जल। धरती के अंदर पाया जाता है मृदु जल। ठीक, और मृदु जल की क्या खासियत है, मृदु जल किसे कहते हैं, तो जिसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे लवणों की मात्रा कम होती है। लवण मतलब क्या होता है, जो पानी को दूषित कर देता है, जल को दूषित करने वालों को क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। ठीक, लवण, और जिसमें लवण की मात्रा कम होता है वो हमारे लिए अच्छा होता है, पीने लायक होता है। ठीक, तो मृदु जल किसे कहते हैं, जो हमारे पीने लायक होता है, जिसमें लवण की मात्रा कम होती है। कौन कौन लवण, कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा कम होती है। यह आसानी से झाग बनाता है। ठीक, और जो खारा पानी रहता है उसमें झाग नहीं बनता। आप लोग दिल्ली साइड में देखे होंगे, दिल्ली का जो पानी होता है ना, उसमें झाग नहीं बनता। आप लोग स्नान साबुन लगाइएगा तो झाग उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन वह आप पटना रहिए, गया रहिए, इधर साइड के अपना बिहार के पानी से आप स्नान कीजिएगा, अब लाइफ बॉय के साबुन लेकर लगाइएगा तो झाग उत्पन्न होगा बॉडी से। ठीक, या फिर हाथ धोइएगा तो हाथ में झाग यानी कि जो फेन बनता है ना, झाग, वो उत्पन्न होता है। लेकिन जो खारा जल होता है, खराब जल होता है, खारा जल, उसमें नहीं होता है झाग उत्पन्न। इसलिए मृदु जल किसे कहते हैं, जो हमारे पीने लायक है, जिसमें लवण की मात्रा कम होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम जैसे तत्वों की मात्रा कम, लवणों की मात्रा कम होती है, उसे क्या कहेंगे, मृदु जल कहेंगे। ठीक, 2 नंबर मिल जाएगा, इतना लिख देंगे इसके बारे में। तो चलिए, अगला प्रश्न है, विशेष आर्थिक क्षेत्र से आपका क्या अभिप्राय है। तीसरा, तो लिखेंगे विशेष आर्थिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसे सरकार द्वारा आर्थिक गतिविधियों के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहन और रियायतें दी जाती है। ठीक, विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होता है, वैसा क्षेत्र जिसे सरकार द्वारा आर्थिक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। ठीक, विशेष यानी कि जिसके सरकार द्वारा कुछ विशेष अधिकार दिया गया होगा, तो विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे सरकार द्वारा विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है, विकास किया जाता है, उसे विशेष आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक, चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में कैसे सहायक है। तो लिखेंगे फसल चक्रण मृदा संरक्षण में सहायक है निम्नलिखित प्रकार से। पहला कि फसल चक्रण के कारण मृदा की यानी मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। पहले आप लोग लिखें धान रोपें, धान, उसके बाद क्या रोपेंगे, धान रोपने के बाद, धान नहीं जानते हैं तो गेहूँ मान लेते हैं, हो सकता है कई बच्चे धान के बारे में नहीं जानते होंगे, तो गेहूँ मान लेते हैं, गेहूँ। ठीक, गेहूँ, कहा कि आटा तो जानते हो, गेहूँ, तो गेहूँ रोपेंगे, फिर गेहूँ रोपेंगे, उसके बाद बीच में दलहन फसल जैसे तीसी का होता है ना, तीसी, और दलहन फसल में जितना भी तेलहन और दलहन फसल बीच में रोप देना चाहिए। और हो गया मूंग,
मूंग का दाल बनता है, मूंग, मसूरी, खेसारी, सब जितना होता है ना, दो फसल के बीच में एक दलहन फसल या तेलहन फसल रोप देते हैं ना, तो उसे फसल चक्रण कहते हैं। यानी कि पहले गेहूँ रोपें, धान काटला के बाद ये घड़ी जड़वा में, हाँ जाड़ा के दिन में ही होता है, नवंबर दिसंबर में ही धान काट लेते हैं, उसके बाद गेहूँ रोपते हैं। गेहूं रोपने के बाद उसके बाद जब गेहूं काटिएगा तो दलहन और तिलहन फसल रोप दीजिएगा, दाल वाला फसल, ठीक। इसे रोपने से क्या होगा ना कि मिट्टी में जो दलहन फसल के जड़ होता है वो नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा देता है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ जाता है। तो वही कह रहा है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता बनी रहती है, उर्वरक क्षमता नहीं खत्म होती है। वही अगर आप बार बार गेहूँ बुनते रहेंगे, गेहूँ धान बार बार लगाते रहिएगा ना, तो मिट्टी के जो अंदर का उर्वरक क्षमता है वो कम हो जाता है। लेकिन बीच में दलहन या तेलहन फसल लगा देते हैं, दाल वाला फसल या फिर तेल वाला फसल, तो क्या होता है, मिट्टी की उर्वरा क्षमता बनी रहती है। इसी को फसल चक्रण कहते हैं, ठीक। तो फसल चक्रण मृदा संरक्षण में कैसे सहायक है? पहला तो इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, दूसरा मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन बनाए रखता है, ठीक। फसल चक्रण से मिट्टी में पोषक तत्वों की संतुलन बने रहता है। 2 नंबर मिल जाएगा, 2 पॉइंट लिख दीजिएगा इसके बारे में विस्तार से, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, वन विनाश के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो लिखेंगे 2 कारण लिखना है, उल्लेख भी करना है, तो उल्लेख और आपको विस्तार से कर देना है, ठीक। पहले लिखेंगे वन विनाश के मुख्य कारण। पहला, कृषि के लिए भूमि का विस्तार। हम लोग कृषि के लिए भूमि का विस्तार कर रहे हैं और सारा वन काटते जा रहे हैं। कृषि के लिए भूमि का विस्तार करने के लिए सारा वन, लकड़ी, कोयला, सब मतलब जितना भी जंगल है सब काटते जाया जा रहा है, इसलिए वन का विनाश हो रहा है। वन का विनाश पहला कारण हो गया कि कृषि के लिए यानी खेती बाड़ी के लिए आज भूमि बचा नहीं है, जनसंख्या बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा था, रहने के लिए घर उठाना पड़ता है। तो जिस खेत में कृषि कार्य होता था उसमें घर उठ गया, जब घर उठ जाता है रहने के लिए, तो फिर कृषि के लिए जंगल काटना पड़ता है, जंगल साफ करना पड़ता है, तो वन विनाश हो रहा है। दूसरा, अवैध कटाई और लकड़ी का अधिक उपयोग। आज देख रहे हैं सब चीज़ में लकड़ी का उपयोग हो रहा है। जो आप लोग कागज़ जिस पे लिखते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, उस कागज़ के पन्ना बनाने के लिए भी लकड़ी का उपयोग किया जाता है, ठीक। तो लकड़ी का खूब अवैध कटाई हो रहा है, अनियंत्रित पशुचारण, यानी कि वन विनाश का ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण कारण है। और तीसरा कारण अगर लिखना चाहिएगा तो 2 कारण लिखना है, और भी कारण हो सकता है, जैसे वन में प्राकृतिक आपदा, भूकंप, सुनामी से, आग लग जाने से। अभी अमेरिका में हुआ है, पूरा उधर आग लग गया, पूरा जंगल के जंगल तहस नहस पूरा जल गया है। अमेरिका में आग लगा, कई लोग की मृत्यु भी हो चुका है। तो ये सब कारण होता है वन के विनाश होने का, ठीक। चलिए, और ये भी लिख सकते हैं पशुओं को गायब होने से, पशु हत्या, पशु का जो हंटिंग किया जाता है, पशुओं का शिकार करने से। कई सारा पशु होता है ना जिसके जो मरता है ना, तो उसके जो शरीर से अवशिष्ट पदार्थ निकलता है, उससे पेड़ पौधे को पोषण मिलता है। लेकिन जब हम लोग पशु का शिकार करके या फिर उसको पकड़ के चिड़ियाघर में ले जाते हैं, तो उसको चिड़ियाघर में मरता है, तो जंगल में तो पोषक तत्व मिलता ही नहीं है, तो फसल मर जाता है, मतलब जो पेड़ पौधा होता है ख़त्म हो जाता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है, ठीक। तो समझ गए वन विनाश के कारण। तो वही लिखना है, तो लिखिएगा कृषि के लिए भूमि का विस्तार किया जा रहा है, जंगल की कटाई किया जा रहा है, और लकड़ी का अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है, ठीक। चलिए अगला है, चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है। तो लिखेंगे चूना पत्थर की निम्नलिखित उपयोगिता है। पहला, सीमेंट के निर्माण में, चूना पत्थर की मदद से सीमेंट बनाया जाता है। दूसरा, लोहे और स्टील उद्योग में, चूना पत्थर का उपयोग लोहे और स्टील के उद्योग में किया जाता है। तीसरा, रासायनिक उद्योग में, चूना पत्थर का उपयोग रासायनिक उद्योगों में जम के किया जाता है, ठीक। रासायनिक उद्योग जितना भी होता है ना, रसायन से बनने वाले उद्योग, जैसे साबुन बनता है रसायन से, या फिर जितना भी और भी रसायन से प्रयोग बनता है ना, जितना चूना पत्थर यानी कि CaCO3 संगमरमर का भी यही होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 चूना पत्थर। इसका उपयोग बहुत सारा केमिस्ट्री में, लैब में भी किया जाता है, ठीक। तो चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है लिख दीजिएगा। सीमेंट के निर्माण किया जाता है, लोहा और स्टील के निर्माण में होता है, रासायनिक उद्योगों में होता है, ठीक। चलिए अगला है, शुष्क कृषि को परिभाषित करें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, शुष्क कृषि को परिभाषित करें। तो लिखेंगे शुष्क कृषि वह कृषि प्रणाली है जो कम वर्षा वाले क्षेत्र में की जाती है, ठीक। शुष्क कृषि कहाँ किया जाता है? कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किया जाता है, जहाँ सिंचाई के साधन सीमित होते हैं। इसमें सूखा सहिष्णु फसलों का उत्पादन किया जाता है। जो सूखा सहिष्णु फसल होता है ना, उसका उत्पादन किया जाता है। शुष्क कृषि समझ गए हैं, वह कृषि को वह प्रणाली है जिसमें जो कम सिंचाई के माध्यम से होता है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कम पानी के उपयोग से किया जाता है, ठीक। जैसे आप लोग ड्रिप सिंचाई के बारे में आपको हम पढ़ाए थे इकोनॉमिक्स वाला टेस्ट में। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ड्रिप सिंचाई के बारे में उसमें बताए हैं, इकोनॉमिक्स में नहीं है, इकोनॉमिक्स तो आज होना है, पॉलिटी और हिस्ट्री था, हिस्ट्री में बताए थे शायद, हिस्ट्री वाला में बताए थे कि बायोलॉजी वाला में बताए थे, शायद बायोलॉजी या हिस्ट्री वाला में बताए थे आपको ड्रिप सिंचाई के बारे में। जिसमें क्या होता है कि खेत है, इस प्रकार से यहाँ पे फसल लगा हुआ है मान लेते
लेते हैं। तो क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक पाइप बिछा दिया जाता है। पाइप में जब थोड़ा सा छेद कर दिया जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा छेद, यहाँ पे थोड़ा सा छेद, यानी कि नल लगा दिया जाता है। तो इससे क्या होता है ना, पानी सिर्फ फसल तर मिलता है, फसल के जड़ तर मिलता है, वही बूंद बूंद। इसे हम कहाँ होता है, शुष्क कृषि में इसका उपयोग किया जाता है, ड्रिप सिंचाई का। ठीक, तो समझ गए, जहाँ पे कम वर्षा वाला क्षेत्र होता है वहाँ पे शुष्क कृषि किया जाता है। इसमें कम सिंचाई का साधन सीमित होते हैं, कम सिंचाई होता है, सिंचाई का साधन सीमित होता है। ठीक, और शुष्क सहिष्णु फसलों का उत्पादन किया जाता है, शुष्क फसलों का उत्पादन किया जाता है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए, 8वां प्रश्न क्या है। 8वां प्रश्न कह रहा है कि आधारभूत उद्योग से आपका क्या अभिप्राय है। आधारभूत संरचना के बारे में जानते होंगे। आधारभूत संरचना किसे कहते हैं, तो जो हमारा रेलवे हो गया, जिससे ट्रांसपोर्ट के काम होता है, रेलवे और शिप के जरिए समुद्री यात्रा के बारे में, जिससे भी देश का आधारभूत संरचना, जिस पर देश पूरा टिका हुआ होता है, ट्रांसपोर्ट, रेलवे, उद्योग हो गया, जितना भी कंपनी लगा होता है, उद्योग, कोयला उद्योग, ये सब वगैरह वगैरह, टेलीफोन संचारण, जितना भी होता है ना, जिससे पूरा देश चल रहा है, उसे कहते हैं आधारभूत संरचना। अब आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं, तो लिखेंगे आधारभूत उद्योग वो उद्योग है जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल और आधारभूत संरचना प्रदान करती है। आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं, वैसा उद्योग जो हमें आधारभूत संरचना प्रदान करते हैं। यानी कि मान लीजिए कि रेलवे है, जिससे ट्रांसपोर्ट के काम होता है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ समुद्र है तो शिप के जरिए यहाँ पर सामान आता है, फिर रेलवे के जरिए आगे जाता है। तो रेलवे के पटरी बनाने के लिए लोहा का उपयोग किया जाता है, स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया जाता है। ठीक, जिसे इस्पात हम लोग कहते हैं। ठीक, तो इस्पात का उपयोग किया जाता है। रेलवे क्या है, आधारभूत संरचना है, लेकिन आधारभूत संरचना का उपयोग कौन करा रहा है, ये हमारा स्टेनलेस स्टील, लोहा से रेलवे बन रहा है, रेल का डिब्बा बन रहा है। तो क्या होगा, लोहा क्या हो गया, आधारभूत उद्योग हो गया, लोहा उद्योग आधारभूत उद्योग हो गया। जहाँ पे लोहा बन रहा है वो क्या हो जाएगा, स्टील बन रहा है, उसमें आधारभूत उद्योग हो जाएगा, क्योंकि वो हमें आधारभूत संरचना प्रदान कर रहा है। तो या फिर उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। आप कोई भी फैक्ट्री खोलिएगा तो उसके लिए कच्चा माल उपयोग जहाँ से होगा, किसान के खेती से होता है, खेत बाड़ी से, तो सब क्या हो गया, आधारभूत उद्योग। समझ गए, आधारभूत उद्योग वो उद्योग है जो हमें कच्चा माल और आधारभूत संरचना प्रदान करते हैं, जैसे इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, ऊर्जा उद्योग। ठीक, इतना लिख दीजिएगा, 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, भारत में जलोढ़ मृदा मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो लिखेंगे भारत में जलोढ़ मृदा मुख्यतः गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु की नदी घाटी में पाई जाती है। यह उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में व्यापक रूप में फैली है। जो हमारा भारत है, आप लोग इस प्रकार से बनाते होंगे भारत, अभी तो हम बढ़िया से नहीं बना पा रहे हैं, इस प्रकार से होता है, गुजरात यहाँ होता है। तो जो उत्तर भारत की जितना मैदानी क्षेत्र है, बिहार, यूपी वगैरह, इधर से ना पंजाब, दिल्ली, ये सब उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में ज़्यादा फैलाव है इसका। ठीक, तो जलोढ़ मृदा समझ गए हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी घाटियों में पाई जाने वाली मृदा को जलोढ़ मृदा मतलब मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यह उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्र में व्यापक रूप से फैली हुई है। चलिए, अगला है, ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक, ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है, इतना हो गया ना। हाँ, चलिए, ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है, प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 कि ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है। थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको, इसका टोटल 3 उपयोग लिखे हैं हम लोग। लिखेंगे ग्रेफाइट का उपयोग निम्नलिखित जगह पर किया जाता है। इससे पहले मैं चूना पत्थर के बारे में पूछा था कि चूना पत्थर का उपयोग कहाँ किया जाता था। हम आपको बताएं, सीमेंट उद्योग में किया जाता है, रासायनिक उद्योग में किया जाता है सीमेंट में किया जाता है, रासायनिक उद्योग में किया जाता है, और भी बताए थे एक और कहाँ गया, यह है सीमेंट उद्योग, लोहे और स्टील का उद्योग में किया जाता है। ठीक, अब ग्रेफाइट का उपयोग पूछ रहा है, जिससे हम लोग पेंसिल देखते हैं ना, पेंसिल में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। विद्युत सुचालक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। विद्युत उपकरण होता है ना, उसमें विद्युत सुचालक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। और तीसरा हो गया लुम्ब्रिकेंट और बैटरी बनाने में भी ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ठीक, लुम्ब्रिकेंट और बैटरी बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। विद्युत उपकरण बनाने में विद्युत सुचालक के रूप में और पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ठीक, पेंसिल का जो नोक देखते होंगे ऊपर, जैसे पेंसिल होता है, इसके ऊपर नोक होता है, जैसे लिखते हैं करिया करिया होता है, उसे कहते हैं ग्रेफाइट। चलिए, सबसे लास्ट प्रश्न ज्योग्राफी का कि बिहार के 2 नदी घाटी परियोजनाओं का नाम लिखना है। तो लिखेंगे बिहार के निम्नलिखित 2 नदी घाटी परियोजना, पहला कोसी परियोजना, दूसरा गंडक परियोजना। ठीक, इसके बारे में हम विस्तार से नहीं लिखे हैं, लेकिन ऐसे आप लोग लिखे तो 2 नंबर नहीं मिलेगा। आपको लिखना कैसे है, कोसी नदी घाटी परियोजना लिख दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा ये कब शुरुआत हुआ था। इसके बारे में आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, ChatGPT पर सर्च कर लीजिएगा, गूगल असिस्टेंट, गूगल जेमिनी, इतना सारा सर्च प्लेटफॉर्म है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार करना
होगा कि कोसी परियोजना ये कब शुरू हुआ था और किस नदी पे शुरू हुआ। कोसी परियोजना कोसी नदी पे इतना इतना ईस्वी को शुरू हुआ था, इस प्रकार से लिखिएगा। फिर गंडक परियोजना बिहार का एक काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजना है, यह इतना ईस्वी में गंडक नदी पे शुरू हुआ था, इस प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा ना, तो 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक, सिर्फ नाम लिखने से आपको 2 नंबर बिल्कुल नहीं मिलेगा, 1 नंबर मात्र मिल जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, जैसे कोसी परियोजना तो लिख दीजिएगा कोसी परियोजना कोसी नदी पे सन इतना ईस्वी में शुरू किया गया था। यह बिहार का महत्वपूर्ण परियोजना था क्योंकि कोसी से बहुत सारा बाढ़ आ रहा था कि उस कोसी पे बांध बनाना बहुत ज़रूरी था। फिर गंडक परियोजना भी बिहार का एक काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजना है, ठीक है, जिसमें गंडक नदी पे बांध बनाया गया था इतना ईस्वी में। बस ईस्वी आपको गूगल से सर्च करके लिख देना है, हमको याद नहीं है। ठीक, चलिए अब हम लोग आप देखते हैं इकोनॉमिक्स सेट 1। चलिए पहला प्रश्न, उदारवादी आर्थिक प्रणाली से आपका क्या अभिप्राय है। उदारवादी आर्थिक प्रणाली से आपका क्या अभिप्राय है, तो लिखेंगे उदारवादी आर्थिक प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए बाजार की स्वतंत्रता और निजी स्वामित्व को प्राथमिकता दी जाती है। इसमें सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम होता है। आप लोग अगर वैश्वीकरण चैप्टर पढ़े होंगे या फिर भूमंडलीकरण, हिस्ट्री में भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण होता है इकोनॉमिक्स में, तो इसमें आप लोग पढ़े होंगे कि 1991 में मनमोहन सिंह द्वारा 3 नीति अपनाया गया था। भारत में शुरू हुआ था, क्या इसको कहते हैं, नई आर्थिक नीति भारत में कब लागू हुआ था, तो 1991 में। उसी समय 3 को अपनाया गया था। पहला था वैश्वीकरण, यानी कि भारत को पूरा विश्व के अर्थव्यवस्था से जोड़ना था। दूसरा था उदारीकरण, यह है उदारवादी आर्थिक प्रणाली, उदारीकरण। और तीसरा था निजीकरण, जिसमें सरकारी चीज़ों को प्राइवेट कंपनियों को बेचा जा रहा था। उदारीकरण में प्राइवेट कंपनी को छूट दिया जा रहा था, थोड़ा कम उस पर कानून सख्त से थोड़ा ढील दिया जा रहा था। अब वैश्वीकरण में पूरा भारत के अर्थव्यवस्था को पूरे देश के विश्व के अर्थव्यवस्था से जोड़ा जा रहा था। ठीक, तो उसी में था उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो उसी में है उदारीकरण में से उदारवादी आर्थिक प्रणाली। तो उदारवादी आर्थिक प्रणाली समझ गए क्या है, जिसमें सरकार हस्तक्षेप बहुत कम करता है, निजी कंपनियों को स्वामित्व को प्राथमिकता दिया जाता है। जैसे निजी कंपनी क्या हो गया, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, और फिर जितना भी टाटा हो गया, ये सब निजी कंपनी है ना जी, इस सबको प्राथमिकता दिया जाता है। टाटा, बिरला, महिंद्रा, जियो, एयरलाइंस वगैरह वगैरह जितना भी कंपनी है, अडानी के भी बहुत सारा है, ये सबको प्राथमिकता दिया जाता है, उनको टैक्स माफ़ कर दिया जाता है। यानी कि थोड़ा सा उदारीकरण मतलब होता है कि उदार भाव से जो देश की कंपनियां होता है, जिससे देश चल रहा होता है, उसको थोड़ा उदार भाव से उसको माफ़ कर दिया जाता है। कर्ज हस्तांतरण जो सरकार होता है उसका कम हस्तक्षेप होता है। ठीक, वह प्रणाली जिसमें आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रण के लिए बाजार की स्वतंत्रता और निजी स्वामित्व, जियो, टाटा, बिरला, महिंद्रा और जितना भी होता है निजी कंपनी, सबका नाम ले लीजिए जो भी है। ठीक, निजी स्वामित्व को प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि निजी कंपनियों को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें सरकार बहुत कम हस्तक्षेप करता है। ठीक, सरकार नियम कानून को थोड़ा ढील दे देता है। चलिए अगला प्रश्न, प्रतिष्ठित बाजार से आप क्या समझते हैं। जिसे हम लोग शेयर बाजार कहते हैं ना, शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में सुनते होंगे, उसे हिंदी में कहते हैं प्रतिष्ठित बाजार से आप क्या समझते, तो लिखेंगे शेयर बाजार, यानी कि प्रतिष्ठित बाजार मतलब शेयर बाजार वह संस्थान है जहां कंपनियों के शेयर और अन्य वित्तीय साधन खरीदे और बेचे जाते हैं। यह पूंजी जुटाने और निवेशकों के लिए आय अर्जित करने का माध्यम है। शेयर बाजार के बारे में आप सुनते होंगे, अभी भी काफ़ी सारा ट्रेंड चल रहा है, शेयर बाजार, शेयर मार्केट, निवेश करो, पैसा लगाओ, जब होता है ना, तो ये शेयर बाजार वह स्थान है जहां कंपनियों के शेयर और अन्य वित्तीय साधन खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। ठीक, कंपनियों का शेयर खरीदा जाता है, बेचा जाता है, और कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, इस सब पे नज़र कौन रखता है, सेबी। ठीक, शेयर बाजार का नियामक संस्था कौन है, सेबी, SEBI, सेबी होता है शेयर बाजार का नियामक संस्था, यही सब पे कंट्रोल करता है। जैसे अगर आप बैंक में पैसा ले रहे हैं, डाल रहे हैं, तो इसमें कंट्रोल कौन करता है, RBI इस पर कंट्रोल करता है। अगर आप लोग UPI के जरिए पेमेंट कर रहे हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, इस सब पे, इस पर कौन कंट्रोल करता है, NPCI, नेशनल NPCI। ठीक, वही अगर आप शेयर बाजार से शेयर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो इस पर कंट्रोल कौन करता है, सेबी करता है, SEBI। ठीक, ताकि कोई गलत काम ना हो सके, समझ गए हैं। तो ये होता है शेयर बाजार, जहाँ पे कंपनियों का शेयर खरीदा जाता है और बेचा जाता है, वित्तीय संसाधन खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। यह पूंजी जुटाने का और निवेशन करने के लिए, जहाँ पैसा जमा करते हैं फिर उसको निवेश करते हैं, शेयर बाजार में पैसों को निवेश किया जाता है, और आय अर्जित यानी कि पैसा कमाने का एक माध्यम है। चलिए, वाणिज्य बैंकों के कोई 2 एजेंसी संबंधी कार्य बताना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार आता है।
पूछ रहा है वाणिज्य बैंकों को कोई 2 एजेंसी कार्य बताएं। ठीक, एजेंसी संबंधित कार्य या एजेंसी कार्य तो लिखेंगे पहला ग्राहकों की ओर से बिलों का भुगतान करना। ग्राहकों की ओर से बिलों का भुगतान करना वाणिज्य बैंक का पहला हो गया एजेंसी संबंधी कार्य। दूसरा क्या होता है, निवेश और बीमा जैसे वित्तीय उत्पाद बेचना। निवेश और बीमा आप लोग सुनते होंगे, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जवाहर बीमा योजना, और जितना भी निवेश होता है ना, अब बीमा योजना जो सरकार द्वारा लाया जाता है, मनरेगा, ये सब जितना बीमा होता है ना, वो सब वित्तीय उत्पादन को बेचना, मतलब लोगों तक पहुंचाना। और ग्राहकों की ओर से बिलों का भुगतान करना, जितना भी ग्राहक कुछ खरीदते हैं या फिर बैंक से लोन लेते हैं, बैंक से कोई भी कार्य करते हैं ना, तो उसमें बिलों का भुगतान करना। और बीमा, सभी बीमा और निवेश का वित्तीय उत्पादन बेचना बैंकों का एजेंसी कार्य है। ठीक, 2 एजेंसी कार्य लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, चौथा, आय से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय आय, व्हाट इज़ द नेशनल इनकम? राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? राष्ट्रीय आय का अर्थ एक देश में एक वित्तीय वर्ष में सभी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन से कुल प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक, राष्ट्रीय आय समझ गए? एक वर्ष में देश का कुल इनकम, जैसे अभी राष्ट्रीय आय आया होगा 2024 का, 2024 चला गया ना अभी, 2024 में भारत में टोटल कितना इनकम, टोटल कितना कमाई हुआ है, यही कहता है राष्ट्रीय आय। ठीक, राष्ट्रीय आय समझ गए? एक वर्ष में देश कितना कमाई कर रहा है, कमाई, एक वर्ष में देश कितना कमाई कर रहा है, उसे कहते हैं राष्ट्रीय आय। ठीक, समझ गए? राष्ट्रीय आय का अर्थ है एक वर्ष में देश के सभी वित्तीय वस्तुओं द्वारा, वित्तीय वर्ष में सभी वस्तुओं और सेवाओं से उत्पादन कुल आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय केवल वस्तु बेचकर नहीं होता है, सेवा बेचकर भी होता है। तो कोई भैया सेवा को कोई कैसे बेच सकता है? वस्तु तो मान लीजिए हमारे पास एगो गैया थी, गाय थी, गौ माता थी, उसको हम बेच दिए 10,000 में। ठीक, 10,000 रुपया आ गया हमारे पास। देश के पास एगो गौ माता थी, उसको हम इंग्लैंड को बेच दिए, आपके पास 10,000 रुपया आ गया। ये तो मान लिए वस्तु को बेचकर। सेवा बेचकर कैसे उत्पादन पैसा कमाया जाता है? तो सेवा भी बेचा जाता है। कैसे? मान लीजिए कि ये कोई मालिक के यहाँ आप जाके फुलवाड़ी में उसको काम कर रहे हैं, उसके फुलवाड़ी में रोज़ जाके फूल को पानी उनी दे रहे हैं, गार्डन उसका साफ सफाई कर रहे हैं, तो आप लोग सेवा प्रदान कर रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई टीचर है जाके स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, जैसे हम ही आपको पढ़ा रहे हैं, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, आपको हम अपना सेवा प्रदान कर रहे हैं। पढ़ाना क्या है, सेवा प्रदान कर रहा है, तो इसके बदले में क्या होता है, पैसा देगा, यूट्यूब देगा जब मोनेटाइज होगा चैनल तक, ये होता है कि। लेकिन जब ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो टीचर को देता है, स्टूडेंट पैसा देता है। तो समझ गए हैं? सेवा का उत्पादन मतलब जाकर टीचर पढ़ा रहा है, डॉक्टर जाकर उसका देख के बता रहा है कौन सा दवाई लेना है, तो डॉक्टर को फीस देता है ना, वैसे टीचर पढ़ाता है तो टीचर को भी फीस देता है। तो सेवा मतलब वही हो गया पढ़ाना, गाड़ी चलाना, कोई गाड़ी जैसे लोग ड्राइवर चलाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आपको पहुंचाते हैं, तो आपको सेवा प्रदान किए। ठीक, आपको कोई वस्तु खरीद को तो ना दिए, क्या किए, आपको दिल्ली से मुंबई पहुंचा दिए, यानी कि आपको सेवा प्रदान किए, तो बदले में आप पैसा देते हैं। तो सेवा से और वस्तु से जितना भी उत्पादन होता है ना, सभी को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आय। ठीक, एक साल में। चलिए अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा को परिभाषित करें। तो लिखेंगे गरीबी रेखा वह आर्थिक मानक है जो यह निर्धारित करता है कि कोई व्यक्ति न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे भोजन कपड़ा मकान, अब तो शिक्षा भी आ गया है, भोजन कपड़ा मकान और शिक्षा को पूरा करने में सक्षम है या नहीं। गरीबी रेखा क्या होता है? जो गरीबी रेखा में यह बतलाता है कि कोई व्यक्ति या कोई समाज अपने मूल आवश्यकता कपड़ा, भोजन कपड़ा मकान, ठीक, भोजन कपड़ा मकान को प्राप्त कर पा रहा है या नहीं, उसमें सक्षम है या नहीं गरीबी रेखा। जो गरीबी रेखा से नीचे है यानी कि वो अपना भोजन कपड़ा मकान पूरा जुटा नहीं पाया, जो गरीबी रेखा से ऊपर है यानी कि वो अपना भोजन कपड़ा मकान समय पे जुटा पा रहा है। ठीक, तो भोजन कपड़ा मकान ये 3 चीज़ होता है, गरीबी रेखा बताता है। अगर किसी के पास भोजन कपड़ा मकान साल भर में अपने लिए नहीं जुटा पा रहा है तो गरीबी रेखा के नीचे है, अगर जुटा पा रहा है तो गरीबी रेखा के ऊपर है। ठीक, यही हमें गरीबी रेखा बतलाता है। समझ गए हैं? गरीबी रेखा क्या है? वह आर्थिक मानक है जो निर्धारित करता है कोई व्यक्ति का न्यूनतम आवश्यकता जैसे भोजन कपड़ा मकान को पूरा करने में सक्षम है या नहीं, गरीबी रेखा में बतलाता है। 2 नंबर का प्रश्न 2 नंबर मिलेगा। चलिए छठा प्रश्न, 7वां प्रश्न लगता है, 8 टोटल प्रश्न है, क्योंकि एक सेट में 7 प्रश्न होता है। आप लोग देखे होंगे अभी आया था, क्या नाम उसका, मॉडल पेपर आया था, उसमें आप लोग देखे होंगे।
कि इकोनॉमिक्स में लघु उत्तरीय में मात्र 4 प्रश्न रहता है, अगर 2 को हम लगाएंगे तो 8 को होगा। चलिए छठा प्रश्न है, मंदी अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करती है, 2 उदाहरण दीजिए। ठीक, जो मंदी होता है, महाआर्थिक मंदी या फिर आर्थिक मंदी, अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करती है, 2 उदाहरण देकर बताना है। तो लिखेंगे मंदी के दौरान अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। पहला, 2 उदाहरण देना। पहला, बेरोजगारी, उत्पादन घटने के कारण कंपनियां कर्मचारियों को छटनी करना शुरू कर देती है। मान लीजिए एक जियो कंपनी अभी है, जियो है, ठीक, जियो जब मंदी आता है ना तो उत्पादन घट जाता है। मंदी आता है, जियो का भी मान लिया कि रोज 1000 सिम बिक रहा है, 1000 सिम बिक रहा है, सभी को 1000 यूजर है, सभी को संभालने के लिए टोटल 50 एम्प्लॉय भर्ती है, ठीक, मान लीजिए। लेकिन जब मंदी आता है तो इसका 1000 नहीं, बहुत कम हो जाता है यूजर, मात्र 100 यूजर हो जाता है। मान लीजिए कि इसको 100 यूजर होता है, तो जो कंपनी होता है 50 को तो नहीं रखेगा, 1000 पे 50 को रख लेता। लेकिन जब 100 को हो गया तो छटनी शुरू कर देगा, अपने एम्प्लॉयों को छटनी शुरू कर देगा। तो जो 50 को पहले काम कर रहा था सबको कहेगा हटाओ, जो सबसे बढ़िया है उसको खाली बचाओ और 10 को मात्र रखेगा। ठीक, तो क्या किया, 40 को तो हटा दिया, तो बेरोजगारी उत्पन्न होगा। ठीक, तो बेरोजगारी सबसे पहला हो गया, बेरोजगारी। मंदी के दौरान उत्पादन घटने के कारण कंपनियां कर्मचारियों को छांटना शुरू कर देता है, यानी कि बेरोजगारी होता है। दूसरा, मांगों में गिरावट हो जाती है, इसलिए सारा वस्तुओं का दाम घट जाता है, मांग में गिरावट हो जाती है, क्योंकि लोग बेरोजगार हो गए, अब उसके पास पैसा रहेगा नहीं। तो अभी मान लीजिए कि कंपनी में 50 एम्प्लॉय था, उसमें एक था गोलू, मान लेते हैं गोलू कमा रहा था। ठीक, गोलू काम कर रहा था, तो रोज़ जाके ही रामू काका के ठेला पर रोज़ जाके 50 रुपये के रोज़ जाके, क्योंकि काम कर रहा था, इसको पैसा मिल रहा था, गोलू रामू काका के ठेला पर जाके या ढाबा पर जाकर रोज़ 50 रुपये का खाना खा रहा था। लेकिन एम्प्लॉय इसको हटा दिया, मात्र 10 को रखा था, बढ़िया गोलू को हटा दिया, तब बेरोजगार हो गया, इसके पास कोई खाना के लिए पैसे नहीं रहेगा, तब जाएगा नहीं ना रामू काका ठेला पे खाना खाए, नहीं जाएगा तो क्या होगा, मांग में गिरावट होगा। ठीक, तो समझ गए, बेरोजगारी के कारण भूखे लोग मरना पड़ेगा, मांग में गिरावट होगा। लोगों को क्रय शक्ति घट जाती है, जिससे वस्तुओं की सेवाओं की मांग कम हो जाती है। ठीक, लोगों को क्रय शक्ति घट जाती है, यानी कि पैसा कमाने की क्षमता, ठीक, क्रय करने की क्षमता घट जाती है, क्रय शक्ति घट जाती है, इसलिए वस्तुओं की सेवाओं के मांग में कमी आ जाती है। अभी मान लीजिए कि जो गोलुआ था, गोलू, ठीक, ये अपने घर पे एक बाई रख ली थी, काम वाली बाई, ठीक, जो रोज़ आके उसके घर में पोछा उछा करती थी, खाना बना के और कपड़ा फेंच के चली जाती थी। लेकिन अभी गोलुआ बेरोजगार हो गया, इसको निकाल दिया कंपनी से, तो क्या करेगा, कहेगा कि इसको भी हटा देगा, बाई को कहेगा कि हमारे पास खुद पैसे नहीं, हम तुमको कहा देंगे, अब खुद घर पर जाके अपना काम करेगा। तो इससे क्या होता है, मांग में गिरावट हो जाती है, क्रय क्षमता, तो ये भी बेरोजगार हो जाएगी, बाई थी वो भी बेरोजगार हो जाएगी, यानी कि क्रय क्षमता कट जाती है, पूरा दम कम हो जाती है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की मांग में कमी हो जाती है। ठीक, पहले जो गोलू था रोज़ न समझ, महीने को टी शर्ट खरीदता था, लेकिन अब कमा ही नहीं रहा है तो टी शर्ट नहीं खरीदेगा, तो इससे क्या होगा, वस्तुओं का मांग में कमी आ गया। फिर मतलब सिर्फ गोलू नहीं, गोलू जैसा कितने सारे लोग होंगे जो हट गए होंगे, ऐसे सोचिए। ठीक, तो वस्तुओं का मांग में कमी आएगा। फिर जो गोलू था, काम वाली बाई को हटा दिया, कहा कि नहीं आपका सेवा की ज़रूरत नहीं है, अब हम खुद साफ सफाई कर लेंगे, तो क्या सेवाओं की मांग में कमी आ जाएगी। ठीक, तो मांग में गिरावट हो जाती है और बेरोजगारी उत्पन्न होती है आर्थिक मंदी के कारण। फिर यही हुआ था 1991 में, हमारे देश में पूरा मंदी आ गया था, मात्र 15-20 दिन का भोजन बच रहा था, खाना बच रहा था पूरा, उसके बाद देश का अर्थव्यवस्था पूरा चौपट हो जाता। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उस समय के वित्त मंत्री थे, पूरा संभाल लिए थे। ठीक, पूरा संभाल लिए थे, सोना गिरवी रखेंगे इंग्लैंड में, पूरा देश की बचा लिए थे। अगला है आर्थिक नियोजन को परिभाषित करें, तो लिखेंगे आर्थिक नियोजन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 2 नंबर का। आर्थिक नियोजन का अर्थ सरकार द्वारा निर्धारित आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना है। ठीक, आर्थिक नियोजन का मतलब क्या होता है, संसाधनों का, जो सरकार हमें संसाधन दे रहा है, पानी दे रहा है, बिजली दे रहा है, और फिर जितना भी हमें सड़क दे रहा है, बस दे रहा है, सरकारी बस चलता है, आप लोग जानते होंगे, CNG, सरकारी ट्रेन दे रहा है, तो सब सरकार जो हमें संसाधन उत्पन्न कर रहा है, सरकारी संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग नहीं करना है। ठीक, तो आर्थिक नियोजन समझ गए हैं। आर्थिक नियोजन का अर्थ होता है सरकार द्वारा निर्धारित आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक, अगर परिभाषा याद नहीं होगा तो आप लोग इसको लिखिएगा, कुछ नहीं करना है, स्क्रीनशॉट लेना है आपको और फिर जाके खुद से लिखना है। स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लीजिए, कॉपी निकालिए, लिखिए आर्थिक नियोजन, फिर लिखिएगा भैया कुछ तो बताए थे, संसाधन, कुछ संसाधन बता रहे थे कि संसाधन का सही से उपयोग करना, सरकार हमें जो संसाधन दे रहा था, रेलवे के बारे में बताएं, सड़क के बारे में बताएं, उसका सही से उपयोग करना ही आर्थिक
आर्थिक नियोजन कहलाता है बस। और उसके बाद खुद बढ़ा चढ़ा के कुछ अपने मन से 2-4 लाइन जोड़ दीजिएगा, बन जाएगा आंसर 2 नंबर का। चलिए सबसे लास्ट प्रश्न, उपभोक्ता जागरूकता से आप क्या समझते हैं? ये उपभोक्ता जागरण चैप्टर से है, ठीक। उपभोक्ता जागरूकता से आपका क्या अभिप्राय है? तो लिखेंगे उपभोक्ता जागरूकता का अर्थ उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों, कर्तव्यों और बाजारों में उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं के प्रति जागरूक बनाना है, ठीक। जैसे आप लोग सुने होंगे जागो ग्राहक जागो नारा, जागो ग्राहक जागो, ये सब क्या उपभोक्ता को जागरूक करने का तरीका था, ठीक। तो उपभोक्ता जागरूकता समझ गए। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों, कर्तव्यों और बाजारों में उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं के प्रति जागरूक बनाना उपभोक्ता जागरण कहलाता है, ठीक। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे क्या होता है, द एंड। लेकिन रुकिए, अभी ऐसे नहीं जाना है, ऐसे नहीं जाना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, इस वीडियो को शेयर कर देना है अपने दोस्तों के पास। शेयर करने के बाद पसंद आया हो तभी लाइक करना है, नहीं पसंद आया है तो क्या चीज़ नहीं समझ में आया है, या फिर नहीं याद हो रहा है, या फिर आप नहीं लिख पा रहे हैं किसी चीज़ को। आज जितना भी प्रश्न बताएं उसमें से कोई प्रश्न है जो आपको नहीं याद हो रहा है, आपको नहीं समझ में आया, नहीं लिख पा रहे हैं, उसको हम क्या करेंगे, बोर्ड पे आके बताएंगे, ठीक। जो हमारा बोर्ड है ना, व्हाइट बोर्ड, जिस पे आपको हम बताते हैं, मैथ के क्वेश्चन बताते हैं, उस पर आपको बढ़िया से समझाएंगे विस्तार से, अगर कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आया हो तो, ठीक। क्योंकि बोर्ड पे लिखने में टाइम लगता है लेकिन पीडीएफ बनाने में टाइम नहीं लगता, पीडीएफ तुरंत बन जाता है। इसलिए मोबाइल पीडीएफ पे आपको बहुत बढ़िया होता है, पीडीएफ पे दिखता भी है साफ साफ, बोर्ड चमकता भी है, इसलिए आपको पीडीएफ पे पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो समझ गए। आपको कोई भी प्रश्न में डाउट है, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आया है, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो क्या नहीं अच्छा लगा, क्या नहीं समझ में आया, कमेंट करना है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।